करेंगे जहां पुरानी मान्यताओं को बाकायदा अवैज्ञानिक उपकरणों की कसौटी पर परखा गया। इस पूरी पड़ताल की नींव दरअसल एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी है। क्या डर के पीछे हमेशा कोई अनकहा सच होता है? हम एक ऐसे कॉलेज की बात कर रहे हैं जहां उस सील बंद लाइब्रेरी के अंधेरे गलियारों का खौफ सालों से हवा में घुला हुआ था। कोई उधर फटकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो सिर्फ एक सामूहिक अंधविश्वास था या फिर किसी बहुत गहरे काले रहस्य पर जानबूझकर पर्दा डाला गया था। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो हमारी इस केस फाइल का पहला चरण है खौफनाक लाइब्रेरी का रहस्य। कॉलेज के तीसरे फ्लोर पर मौजूद एक ऐसी खामोश सीलबंद जगह जिसे लेकर छात्रों की पीढ़ियों में एक अनकहा डर बसा हुआ था। अब जहां पूरा कॉलेज उस बंद दरवाजे से खौफ खाता था, वहां अभय नाम का एक छात्र बिल्कुल अलग ही मिट्टी का बना था। उसकी आंखों में डर की जगह एक गहरी जिज्ञासा थी और इसका कारण उसकी परवरिश थी। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा अपने इलाके के जाने माने तांत्रिक थे। अभय ने बचपन से ही उनसे एक बहुत बड़ी बात सीखी थी कि हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं होता। मतलब सिर्फ डर की वजह से हमें सवाल पूछना बंद नहीं कर देना चाहिए। उसका लॉजिक बहुत सीधा था। अगर वहां कोई अदृश्य शक्ति है भी तो वो किसी खास वजह से वहां रुकी होगी। शायद कोई ऐसा सच है जो सामने आना चाहता है। यहीं से हमारी पड़ताल दूसरे चरण में प्रवेश करती है। प्रशासन की अनसुनी चेतावनी। जब सच जानने की कोशिश शुरू हुई तो कॉलेज प्रशासन ने उसे पूरी तरह दबाने की कोशिश की। तो सवाल उठता है कि 12 साल पहले आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसे प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा इतनी बेकरारी से छुपाना चाहते थे। यहाँ एंट्री होती है शेखर की, जो उस समय वहाँ एक जूनियर लाइब्रेरियन था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि करीब 12 साल पहले शेखर को रात की शिफ्ट दी गई थी और अगली सुबह वो उसी लाइब्रेरी के फर्श पर बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सदमे से आवाज़ पूरी तरह गायब थी। बाद में शेखर ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने दावा किया कि रात के सन्नाटे में किसी ने उसका नाम पुकारा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे लगातार बढ़ते हुए घूर रहा है। इस घटना के बाद शेखर ने तुरंत नौकरी छोड़ दी और प्रशासन ने क्या किया? हमेशा की तरह मामले को रफा दफा करने के लिए उस लाइब्रेरी के दरवाजे हमेशा के लिए सील कर दिए। लेकिन वो सील हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली थी। हमारा तीसरा चरण है 3 रातों की पैरानॉर्मल पड़ताल। कॉलेज के नियमों को तोड़ते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता और कुछ निडर छात्रों की टीम ने आधुनिक उपकरणों के साथ उस बंद दरवाजे को खोलने का फैसला किया। अब इन 3 रातों का डेटा देखिए। सच कहूं तो खौफ का ग्राफ यहाँ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया है। पहली रात को सिर्फ कुछ अजीब आहटें थीं। बिना बिजली के ईएमएफ मीटर बीप करने लगा और ट्यूब लाइट अचानक से जल बुझ रही थी। लेकिन दूसरी रात मामला काफी सीरियस हो गया। अलमारियों से भारी भारी किताबें अपने आप नीचे गिरने लगीं और डिजिटल रिकॉर्डर पे साफ साफ कुछ फुसफुसाहटें कैद हुईं। और तीसरी रात तक आते आते तो जैसे बवाल ही हो गया। पूरा फर्नीचर बिखरा पड़ा था और वहां के तापमान में अचानक इतनी भारी गिरावट आई कि लोगों की हड्डियां कांपने लगीं। वहां मौजूद हर इंसान को हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। इसी दूसरी रात के दौरान एक और बहुत ही दिलचस्प या यूं कहें कि डरावना वाकया हुआ। एक छात्र के मोबाइल की बैटरी अचानक 20% से सीधा 0 पर आ गिरी। पैरानॉर्मल फील्ड में काम करने वाले लोग इसे एक बहुत ही क्लासिक संकेत मानते हैं। थ्योरी यह है कि जब आत्माएं या अदृश्य शक्तियां खुद को भौतिक रूप में प्रकट करना चाहती हैं तो उन्हें बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ये ऊर्जा अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खींच लेती हैं। बस यही वजह थी कि उस रात लाइब्रेरी में मौजूद सभी के फोन एक ही झटके में डेड हो गए थे। जब स्थिति इस हद तक बिगड़ गई तो चौथे चरण की शुरुआत हुई। विज्ञान से आगे सत्यदेव बाबा, क्योंकि अब साफ हो गया था कि सिर्फ मशीनें इस शक्ति को समझ या रोक नहीं सकती। और सच बताऊं तो किसी आध्यात्मिक विशेषज्ञ को बुलाना अब मजबूरी बन चुका था, क्योंकि लाइब्रेरी का दरवाजा खुलने के बाद वो शक्ति सिर्फ 3rd फ्लोर तक सीमित नहीं रही। वो एक जंगल की आग की तरह पूरे कैंपस में फैल गई थी। हॉस्टल और वॉशरूम से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थीं। कभी क्लासरूम की आखिरी बेंच पर कोई धुंधली सी आकृति नजर आती तो कभी बंद दरवाजों के पीछे से भारी कदमों की आवाजें आती। रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाजें पूरे कॉलेज में दहशत फैला रही थी। मतलब जो कुछ भी उस कमरे में कैद था वो अब पूरी तरह से आजाद था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ये इस पूरी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्म का आमना सामना। एक तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ के गैजेट्स थे, ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, जो बस ये बता रहे थे कि हाँ यहाँ कुछ है,
और दूसरी तरफ थे सत्यदेव बाबा के पारंपरिक तरीके, नमक की रेखाएं, मोमबत्तियां और संस्कृत के मंत्र। इनका काम सिर्फ उस शक्ति को मापना नहीं था, बल्कि उसे नियंत्रित करके उससे बातचीत करना था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? जैसे ही बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, ईएमएफ मीटर की रीडिंग एकदम से पागल हो गई। मशीनें और मंत्र दोनों एक ही अदृश्य शक्ति पर बहुत तेज प्रतिक्रिया दे रहे थे। उस वक्त का माहौल आप इमेजिन कीजिए। चारों तरफ नमक की रेखा खिंची है, मीटर लगातार चीख रहा है और बाबा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, ये आत्मा डरी हुई नहीं है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने था, आखिर वो आत्मा चाहती क्या थी? ऐसा क्या हुआ था जिसने एक आम सी लाइब्रेरी को इतने सालों के लिए एक खौफनाक कैदखाने में बदल दिया था? और यहीं से पर्दा उठता है हमारे पांचवें और अंतिम चरण से, अधूरा सच और अंतिम मुक्ति। ये वो मोड़ है जहां सालों पुरानी एक ऐसी सच्चाई बाहर आती है जिसे बहुत ही शातिर तरीके से दफना दिया गया था। मुझे यहां बांध दिया गया। जरा सोचिए, रात के उस भयानक सन्नाटे में डिजिटल रिकॉर्डर पर प्ले होती ये टूटी हुई दर्द भरी आवाज। 20 साल से दबा हुआ वो राज आखिरकार खुल ही गया। पता चला कि वो आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि उसी कॉलेज की एक पूर्व लाइब्रेरियन की थी। 20 साल पहले एक प्रोफेसर ने उसके साथ बहुत गलत किया था, और जब उस लड़की ने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिए गए। एक रात उसी लाइब्रेरी में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और कॉलेज की बदनामी ना हो इसलिए इस पूरे मामले को एक सुसाइड का रूप दे दिया गया। ना उसे न्याय मिला और ना ही उसके अंतिम संस्कार की सही विधि हुई। इसी तड़प ने उसे वहां बांध कर रखा था। ये दिल दहला देने वाला सच सामने आने के बाद उस भटकती आत्मा को आजाद करना सबसे जरूरी था। रात के ठीक 2:30 बजे उसी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक अंतिम अनुष्ठान शुरू किया गया। सबसे पहले एक हवन कुंड तैयार किया गया, फिर उस आत्मा के दर्द को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए उसका असली नाम पुकारा गया। शांतिदान के लिए नए वस्त्र और जल अर्पित किए गए, और जैसे ही सत्यदेव बाबा ने वो आखिरी आहुति डाली, जो ईएमएफ मीटर घंटों से शोर मचा रहा था, वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया। एक अजीब सा सुकून वहां फैल गया था। तो इस पूरी पैरानॉर्मल केस स्टडी को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब बड़े बड़े संस्थान अपने काले इतिहास को दफन कर देते हैं, तो क्या सच्चाई अपना रास्ता खुद खोज ही लेती है? ये घटना हमें बहुत साफ शब्दों में बताती है कि फाइलों को बंद कर देने या दरवाजों पर ताला लगा देने से अपराध खत्म नहीं हो जाते। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक अन्याय की गूंज शांत नहीं होती। ये पड़ताल सिर्फ भूतों या आत्माओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अनसुलझे न्याय और सिस्टम की जवाबदेही के बारे में थी। उम्मीद है इस विश्लेषण